हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3। अध्याय 2 तक हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। ये अध्याय 3 है जिसमें हम पनिशमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अध्याय 3 में दंड की बात करेंगे। इसमें धारा 53 से लेकर 75 तक का है। ठीक है, सेक्शन 53 से लेकर 75 तक करेंगे दोस्तों। यही एक लेक्चर में पूरा करवा दूंगा मैं, 53 से 75 तक। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, ये हमारा 17वां लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले 16 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया गया, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, भारतीय दंड संहिता के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अध्याय 3। अध्याय 3 दोस्तों किसके बारे में बात करता है? दंड के बारे में, पनिशमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, धारा 53 से लेकर 75 तक इसमें आता है। ठीक है, आईपीसी में परिभाषित अपराधों के लिए निर्धारित दंड के प्रकार के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया दोस्तों कि दंड के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिशोधकारी सिद्धांत। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? प्रतिशोधकारी सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि दंड देने के प्रतिरोध की भावना खत्म हो जाती है। मानो किसी व्यक्ति ने गलत किया और उसको दंड दे दो तो क्या है, प्रतिशोध की जो भावना होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर मानिए किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी व्यक्ति की, अगर उस व्यक्ति को कोर्ट अगर दंड नहीं देगा तो वो दोनों व्यक्ति बीच में लड़ जाएंगे और लड़ने से और भी ज़्यादा त्रासदी मच सकती है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि दंड देकर और उस प्रतिशोध की भावना को खत्म कर दिया जाता है। क्लियर? पहला प्रतिशोधकारी सिद्धांत समझ गए। दूसरा आता है दोस्तों पाश्चित सिद्धांत। ठीक है, पाश्चित सिद्धांत, इसमें क्या होता है? दंड के पाश्चित पछताव होता है। क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, उसके कर्मों, उसने जो अपराध किया उसके लिए उसको दंड दिया जाता है, तो दंड जब दिया जाता है तो उसको पछतावा होती है कि मैंने ये किया है, गलत किया और आगे से नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों प्रतिरोधक सिद्धांत। ये क्या होता है? दंड से डरते हैं तब वह अपराध नहीं करते हैं। जैसे कि मतलब क्या है, किसी व्यक्ति ने गलत किया, अपराध किया, तो उसको दंड दिया जाता है, कठोर दंड दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति दंड के डर से आगे कभी भी अपराध नहीं करेगा। क्लियर? चौथा सिद्धांत है दोस्तों निरोधक सिद्धांत। ये क्या होता है दोस्तों? दंड से अपराध कम होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने गलत काम किया, अपराध किया, तो उसको क्या है, दंड दिया जाएगा। और जब दंड दिया जाएगा तो उसके दंड को देखकर अन्य व्यक्ति भी अपराध नहीं करेंगे। क्लियर? पांचवा है दोस्तों सुधारात्मक सिद्धांत। ठीक है, सुधारात्मक सिद्धांत क्या होता है? जेल में सुधार के लिए कुछ दिन रखा जाता है। जैसे आप 18 साल से छोटे बच्चों का देखे होंगे, अगर वो कोई जो नाबालिग होते हैं अगर गलती करते हैं तो उनको सुधार गृह में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस 5 प्रकार के ये पनिशमेंट होते हैं। पहला प्रतिशोधकारी सिद्धांत, दूसरा पाश्चित्य सिद्धांत, और तीसरा प्रतिरोधक सिद्धांत, चौथा निरोधक सिद्धांत, और पांचवा सुधारात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। धारा 53। आईपीसी में 5 प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। कितने प्रकार के दंड निर्धारित किए हैं दोस्तों? 5 प्रकार के। अभी जो हम देख रहे थे वो क्या करते थे? दंड के सिद्धांत देख रहे थे दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट देख रहे थे। मगर अब जो हम देखने वाले हैं कि आईपीसी में कितने प्रकार के दंड के बारे में बात किया गया है, ये कौन बताता है दोस्तों? धारा 53 ये बताता है कि आईपीसी में 5 प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार में। अगर भारत में या कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उनको यही 5 प्रकार का दंड दिया जाएगा, इससे अलग कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं दोस्तों 5 प्रकार का कौन कौन से दंड। पहले दंड है मृत्यु दंड, डेथ पनिशमेंट। क्लियर? दूसरा है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट। क्लियर? तीसरा है कारावास। ठीक है, कारावास। ठीक है, इम्प्रिजमेंट। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो कारावास होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है कठोर कारावास, जिसे सक्षम कारावास भी कहते हैं, और दूसरा होता है साधारण कारावास। कठोर कारावास में क्या होता है, उनसे मतलब देखे होंगे बहुत मेहनत करवाया जाता है। ठीक है,
ईंट तोड़ना, पत्थर तोड़ना, है ना। मगर सादा कारावास में क्या होता है, सिंपल जेल में आप हो मगर आपसे कोई काम करवाया नहीं जाएगा, ठीक है। कारावास समझ में आया। तीसरा दंड, चौथा दंड होता है संपत्ति का संपहरण, ठीक है। संपहरण का मतलब होता है, संपहरण का मतलब होता है दोस्तों जब्त कर लेना, संपत्ति का संपहरण, ठीक है, मतलब संपत्ति को जब्त कर लेना। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, क्लियर। और पांचवा होता है जो दोस्तों जो दंड दिया जाता है जुर्माना, फाइन, क्लियर। 5 प्रकार के दंड, पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, कारावास 2 प्रकार के, एक कठोर कारावास होगा, दूसरा सादा कारावास, चौथा जो है संपत्ति का संपहरण जिसे संपत्ति को जब्त कर लेना, और पांचवा जुर्माना, फाइन लगाया जाएगा, क्लियर। देखिए दोस्तों, आज़ादी से पहले 6 प्रकार का दंड था। कितने प्रकार का दोस्तों दंड था, 6 प्रकार का दंड था। तो आप कहोगे कि आपने तो 5 ही प्रकार का पढ़ाया। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि अब 1 प्रकार के दंड को हटा दिया गया है। छठा प्रकार का जो दंड था वो था काले पानी की सजा, ठीक है, जो वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है, क्लियर। इस दंड के अलावा और कोई दंड नहीं दे सकते। 5 प्रकार के दंड के अलावा, ये जो मैंने 5 प्रकार के दंड आपको बताए हैं, इसके अलावा आपको अन्य कोई भी दंड नहीं दे सकता हिंदुस्तान में, क्लियर। क्योंकि आईपीसी क्या है, क्रिमिनल लॉ है, और ये क्या बताता है आपको, सिर्फ 5 ही प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा अपराध किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ये पांचों को 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहला है दोस्तों मृत्युदंड, दैट पनिशमेंट, सॉरी दैट पेनल्टी। ये क्या होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। क्या कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, कितना डेथ पेनल्टी भी कहते हैं, है ना। मृत्युदंड, मृत्युदंड को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी इसका मतलब जीवन का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, मतलब जीवन का अधिकार दिया गया है। कोई भी आपसे जीवन का अधिकार नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन इसमें एक शब्द दिया गया है कि विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा लिया जा सकता है, आपसे छीना जा सकता है, क्लियर, क्लियर है दोस्तों। चलिए, मृत्युदंड देने का अधिकार, राइट टू डेथ पेनल्टी क्या होता है दोस्तों, तो इसमें 3 प्रकार के हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मृत्युदंड देने का अधिकार किस किस को है, अब हम ये देखेंगे कि मृत्युदंड कौन दे सकता है, राइट टू डेथ पेनल्टी कौन दे सकता है दोस्तों। तो पहला होता है सेशन जज। कौन होता है दोस्तों, सेशन जज। अब ये सेशन जज को किसने अधिकार दिया, तो दोस्तों हमारे यहाँ क्रिमिनल जो लॉ है, सीआरपीसी जो प्रक्रिया लॉ है, मैंने आपको बताया था प्रक्रिया विधि, सीआरपीसी की धारा 366 सब क्लोज 1 के तहत मृत्युदंड देता है, तो हाईकोर्ट द्वारा कंफर्म करने पर क्या होता है, सेशन जज क्या है दोस्तों, मृत्युदंड दे सकता है, ठीक है। मगर धारा किसके तहत, धारा 366 खंड 1 के तहत मृत्युदंड देता है। कौन देता है, सेशन जज। सेशन जज दे दिया। अब क्या होगा, हाईकोर्ट द्वारा कंफर्म करने पर। अब देखिए, एक सेशन कोर्ट है, उसने किसी को मृत्युदंड दिया, तो किस धारा को प्रयोग करके दिया, सीआरपीसी की 366 खंड 1 की उनके पास धारा है, उसके तहत उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड देने के बाद वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म करेंगे कि भाई हमने इस व्यक्ति को क्या दिया है, दंड दिया है, क्लियर। क्योंकि ये जो सेशन जो कोर्ट वगैरह होता है, ये हाई कोर्ट के मतलब अंडर में होता है, ठीक है। तो इनको इसको बताना पड़ता है, तो ये बताएंगे और हाई कोर्ट कहेगा ठीक है भाई चलो ठीक है दे दो, तो दे देंगे, क्लियर, ठीक है। इनको अधिकार है। दूसरा है दोस्तों, कौन, हाई कोर्ट दे सकता है मृत्युदंड किसी से, ठीक है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, सेशन कोर्ट क्या है, मृत्युदंड दे सकता है मगर उसको हाई कोर्ट की अप्रूवल लेनी है। मगर हाई कोर्ट अगर मृत्युदंड देता है तो उसको किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर। 2 देख लिया। 30, जैसे देखिए संविधान का अनुच्छेद 134 किसकी बात करता है दोस्तों, मृत्युदंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बस हाई कोर्ट ने अगर आपको मृत्युदंड दे दिया तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मगर आपके पास यहाँ एक अधिकार दिया गया है। क्या है अधिकार दोस्तों, अधिकार यह है कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट संविधान का अनुच्छेद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 134 का प्रयोग करके मृत्युदंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह अधिकार यहाँ दिया गया है, ठीक है।
थर्ड जो मृत्युदंड देने का अधिकार दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार आपको मृत्युदंड दे दिया तो फिर भाई साहब आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके बाद आप इससे शीर्ष न्यायालय कोई है ही नहीं, तो आप अपील कहीं कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए संविधान के अनुच्छेद 72 है एक। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर अब दे दिया तो अपील नहीं कर सकते, मगर कुछ अधिकार यहाँ भी आपको दिए गए। जैसे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को दया याचिका, ठीक है, जिसे कहते हैं मर्सी पटिशन। देखिए दोस्तों दया याचिका हम लोगों ने बहुत सुना है, मगर लॉ की एक लैंग्वेज है जिसे बोलते हैं मर्सी पटिशन। ठीक है, मर्सी पटिशन दायर कर सकते हैं कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों ये नहीं है कि राष्ट्रपति जी आपको कि आप भेजे हैं तो क्या डायरेक्ट माफ कर देंगे, माफ कर भी सकते हैं, उनके पास शक्ति है, मगर आप क्या कर सकते हैं, आप 72 का प्रयोग करके, सुप्रीम कोर्ट ने अगर मृत्युदंड दे दिया तो आप 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जी के पास मर्सी पटिशन, जिसे दया याचिका कहते हैं, आप भेज सकते हैं और उनसे ये दरखास्त कर सकते हैं कि महोदय आप मृत्युदंड की जगह मुझे आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। ठीक है, चलिए एक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 161। यह कहता है राज्यपाल को दया याचिका मृत्युदंड के लिए लगा सकता है। जैसे अब मानिए हाई कोर्ट ने आपको क्या किया था, मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, ठीक है, या यहां भी आपको एक अधिकार दिया गया, क्या, अनुच्छेद 161 दिया गया कि आप राज्यपाल को दया याचिका मृत्युदंड के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए 1898 से पहले 1858 से 1955 तक अगर किसी की हत्या होती थी तो सबको मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, मृत्युदंड से कम नहीं दी जा सकती थी। क्लियर। 1898 से 1955 तक दोस्तों देखिए कितना लंबा समय है। ठीक है, अगर किसी की हत्या होती थी तो सबको मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, इससे जो नीचे कोई सजा थी ही नहीं। ठीक है, मगर 1955 के बाद अब बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ, ठीक है, मामला को, जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, जिसे दुर्लभ से दुर्लभ कहते हैं, कुछ लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कहते हैं, या कुछ लोग जघन्य से जघन्य अपराध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों शब्द का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तभी फांसी दी जा सकती है। ठीक है, अन्यथा आजीवन कारावास या उससे कम सजा देने का प्रावधान है। क्या, अगर 1955 के बाद क्या हुआ कि दुर्लभ से दुर्लभ मामला, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, जघन्य से जघन्य अपराध हुआ है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, अदरवाइज उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, आजीवन कारावास दिया जाएगा या अन्य कोई भी दंड दे सकते। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं भारत में मृत्युदंड। ठीक है, भारत में मृत्युदंड जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों भारत में मृत्युदंड फांसी लगाकर दिया जाता है। जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक फांसी पर लटकाया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक उसको फांसी पर लटकाया जाता है। 1973 में एक केस आया था जिसमें कहा गया था कि क्या फांसी देना संवैधानिक है और संविधान इसका इजाजत देता है। ठीक है, धारा 21 के तहत कोर्ट में यह केस किया गया। ठीक है, कि फांसी जब लगती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत तड़पता है, इसीलिए यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है, 1973 में केस हुआ जिसमें यह बात, मतलब किसी ने पटिशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और दुनिया में और जहां जहां इस तरह का दंड दिया जाता है, ठीक है, मृत्युदंड, मतलब दुनिया में जितने देश में मृत्युदंड दिया जाता है, ठीक है, तो मृत्युदंड दिए जाते हैं, कौन कौन से तरीके से दिए जाते हैं, सब हमारे यहाँ, ठीक है, सब तरीके से देखा गया। ठीक है, कि भाई किस किस प्रकार से मृत्युदंड देते हैं, कितना तड़पता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ फांसी द्वारा मृत्युदंड, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया उस कमेटी के रिपोर्ट के बाद कि अच्छा तरीका है मृत्युदंड देने का। ठीक है, फांसी जो है अच्छा तरीका है मृत्युदंड देने का, बाकी सब जितने तरीके का जो मृत्युदंड अलग अलग देश जो दे रहे हैं वो बहुत दर्दनाक होता है और कम दर्द फांसी में ही होता है। क्लियर। ठीक है, भारत में फांसी की सजा सीआरपीसी की धारा 354 खंड 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, सीआरपीसी की धारा 354 खंड 5 में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ मृत्युदंड फांसी द्वारा दिया जाएगा और जब तक लटकाया रहेगा जब तक मृत्यु ना हो जाए।
ठीक है। देखिए दोस्तों, इसी में एक केस आया, दीना बनाम भारत संघ 1983, ठीक है। इस केस में फांसी देना क्या हुआ, संवैधानिक दंड है, यह बताया गया। यह संविधान की अवहेलना नहीं करता। किस केस में बताया गया, दीना बनाम भारत संघ 1983 में। दूसरा केस आया दोस्तों, लक्ष्मी बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1986। इसमें क्या हुआ, जनता के समक्ष फांसी देना असंवैधानिक है। क्या कहा गया कि जनता के समक्ष फांसी देना असंवैधानिक है। जैसा आपने फिल्म में नहीं देखा होगा कि बीच रोड पे मतलब खड़ा करके फांसी दे दो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब भी फांसी दिया जाता है तो कहाँ, एक प्राइवेट जगह पे दिया जाता है, सबके बीच रोड पे नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये असंवैधानिक है। क्लियर। अब इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली बात है। पहले जनता के समक्ष फांसी दिया जाता था। क्या होता था दोस्तों, पहले के समय में जनता के समक्ष सबके सामने फांसी दिया जाता था, जिससे लोगों में डर रहे। मगर इस केस में असंवैधानिक कर दिया गया। किस केस में, लक्ष्मी बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1986 के केस में क्या किया गया कि भाई जनता के समक्ष फांसी नहीं दिया जाएगा। क्लियर। असंवैधानिक कर दिया गया, वरना 1986 से पहले फांसी ऐसे ही दिया जाता था, बीच मतलब सब आदमी के पब्लिक प्लेस में। क्लियर। आईपीसी की निम्न धाराओं में परिभाषित अपराध के मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अब देखिए, मैं आपको कुछ धारा बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें कुछ धाराओं में परिभाषित है अपराध। इस अपराध में तो आपको मृत्यु दंड ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब जो मैं आपको धारा बताने वाला हूं दोस्तों, वो क्या बताने वाला हूं, जिसमें आपको मृत्यु दंड मिलेगा, ठीक है। आईपीसी की इस धारा को उल्लंघन करने पर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अब देखिए, पहला धारा है धारा 120 बी सेक्शन 120 बी। यह कहता है मृत्यु दंड से दंडित अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने पर भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है अगर आप किसी के हत्या करने के लिए षड्यंत्र में शामिल होते हो तो आईपीसी की धारा 302 के तहत मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्लियर। देख लिया आपने कि अगर आप षड्यंत्र भी रचते हो किसी को मारने का तो धारा 120 लग जाएगा आपके ऊपर, और धारा 120 बी लगा तो धारा 302 लगाकर आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, दूसरा धारा देखते हैं, धारा 121 सेक्शन 121। ये बात करता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, तैयारी करना, प्रयत्न करना, युद्ध के लिए भड़काना, दुष्प्रेरण करना, इसके लिए भी आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, तैयारी करना, प्रयत्न करना या युद्ध करने के लिए भड़काना किसी व्यक्ति को या दुष्प्रेरण करना, ठीक है, तो भी आपको क्या होगा दोस्तों, मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्लियर। तीसरा धारा देखते हैं दोस्तों, धारा 132 सेक्शन 132। ये बात करता है भारत सरकार के सैनिक, वायु सैनिक, नौ सैनिक के अधिकारियों को विद्रोह करने के लिए दुष्प्रेरित करना, और यदि ऐसे दुष्प्रेरण से विद्रोह हो जाए तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। क्लियर। देखिए क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई वायु सैनिक है, ठीक है, नौ सैनिक है, उसका अधिकारी है, बड़ा अधिकारी, आप उस व्यक्ति को जानते हो, आपने उसको क्या कहा दोस्तों, उनको भड़का दिया, दुष्प्रेरण किया कि भाई आप ऐसा करो, आप विद्रोह कर दो। अगर वो व्यक्ति विद्रोह कर दिया तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, चौथा धारा देखते हैं, धारा 194। ये क्या कहता है, सेक्शन 194। ये कहता है झूठे सबूत के आधार पर किसी निर्दोष को फांसी दी जाती है तो जो व्यक्ति झूठे सबूत पेश करवाया था उसको भी फांसी दी जाएगी। क्लियर। मानिए दोस्तों, आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठे सबूत लगा दिए कि इसने मर्डर किया है, मगर वो व्यक्ति मर्डर नहीं करता है, और कोर्ट में ये प्रूफ भी आप करवा देते हो झूठे सबूत पर कि वो व्यक्ति मर्डर किया है, और उस व्यक्ति को क्या होता है, मृत्यु दंड मिल जाता है। अगर बाद में पता चलता है कि नहीं वो व्यक्ति निर्दोष था, तो जो आप हो, आपने झूठ बोला, आपने झूठा केस वो किया, तो अब आपको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, धारा 195A सेक्शन 195A। ये कहता है इसमें भी मृत्यु दंड का प्रावधान है। ये जो 195A है, इसमें भी क्या है दोस्तों, मृत्यु दंड का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, क्या अगला देखते हैं, पांचवा धारा 302। ये हत्या में भी
फांसी की सजा दी जाएगी। क्या कहता है? हत्या में भी फांसी की सजा दी जाएगी। ये कौन बात करता है? धारा 302। ये तो आप जानते ही हो धारा 302 के बारे में, ठीक है, कि अगर आप किसी की हत्या कर देते हो तो धारा 300, हत्या करना कहाँ कहाँ लिखा गया है? 300 में, मगर हत्या का दंड कहाँ बताया गया है? 302 में। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, पहले एक धारा थी, पहले कौन सी धारा थी दोस्तों? 303, जिसे अब हटा दिया गया है। पहले एक धारा थी 303, ठीक है, इसमें भी मृत्युदंड था। पहले से किसी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिला हुआ है, ठीक है, और वह बेल पर आता है और किसी की मर्डर कर देता है तो उसे सिर्फ फांसी ही मिलेगा। एक हमारे पास धारा दी आईपीसी की 303, इसमें क्या था कि भाई आपको पहले ही मृत्युदंड का मतलब मृत्युदंड दे दिया गया है या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है आपकी, और फिर भी आप बेल पे आए और आपने फिर किसी की मर्डर कर दी तो आपको अब तो डायरेक्ट फांसी ही मिलेगी। मगर दोस्तों क्या हुआ? मित्थु बनाम पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया इस धारा को, और अब धारा 303 में मृत्यु दंड नहीं है। अब धारा 303 को निरस्त कर दिया। क्लियर दोस्तों? चलिए अब देखते हैं दोस्तों धारा 305। क्लियर दोस्तों? मैं एक एक धारा करवाऊंगा, मगर ये मैं मृत्युदंड में आपको समझा रहा हूं कि कौन कौन से धारा है जिससे कि मृत्युदंड आपको हो सकता है। समझने की कोशिश करिए। अगर आपने दोस्तों ये लेक्चर पूरा देख लिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप बहुत अंक अच्छा प्राप्त करेंगे, और आप कोई भी ऐसा एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, एलएलबी, बीएलएलबी या जुडिशरी, सब में आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। और आपको कैसा वीडियो लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिले, हम और भी अच्छा आपके लिए वीडियो बना सके। तो दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, 20 मिनट समथिंग का हो गया है, मगर मैं इस सारा को इसी में करवाने वाला हूं, ठीक है, तो आप इसको बीच बीच में रोक कर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, छठा धारा, धारा 305। ये बात करता है बाल के मतलब बालक जो हैं 18 वर्ष से कम है या क्या है, उन्मुक्त है, मतलब उन्मुक्त का मतलब पागल व्यक्ति है, ठीक है, या 18 वर्ष से कम है, ठीक है, या शराब के नशे में हो सकता है, जिसे भला बुरा का कोई मतलब पता नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब या तो शराब के नशे में है, या पागल है, या 18 वर्ष से कम का बच्चा है, और उसको उकसाते हो क्या चीज करने के लिए दोस्तों? आत्महत्या करने के लिए, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करते हो, और उस व्यक्ति को क्या है, तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड मिलेगा जिसने दुष्प्रेरण किया, जिसने हत्या करने के लिए उकसाया है। कौन सा धारा लगेगा उस पर? धारा 305। क्लियर? चलिए दोस्तों अगला 7वां धारा आता है 307, धारा 307। ये कहता है हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है दोस्तों, जिसे कहते हैं हाफ मर्डर। आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा ये शब्द, हाफ मर्डर, ठीक है, इसे कहते हैं हत्या का प्रयास। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, धारा 307 में आजीवन कारावास से व्यक्ति पहले दंडित था और बेल पर आया और हत्या करने का प्रयास किया तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगर वह आजीवन कारावास से पहले ही दंडित था और बेल पर आया और किसी की हत्या कर दी तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। क्लियर? दूसरा, हाफ मर्डर में मतलब हत्या का प्रयास करने में सभी को मृत्युदंड का सजा नहीं दिया जा सकता, बल्कि जो बेल पर छूट के आने वाले को सिर्फ दिया जाएगा। क्लियर? हाफ मर्डर का प्रयत्न मानो आपने कर दिया, आप नॉर्मल एक विद्यार्थी हो, आपको पता नहीं किसी से रंजिश थी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, मगर आपने, होता है अभी आप नौवीं बुक हो, आओ न देखा न ताओ, और किसी व्यक्ति पे आपने क्या किया, अटेम्प्ट कर दिया, जिसे कहते हैं हाफ मर्डर, उनका आधा सर फट गया या चोट लग गई ऐसी, जिसे हाफ मर्डर में गिनती किया जाता है, ठीक है, तो आपको मृत्युदंड नहीं दी जाएगी, आपको जो सजा होगी दी जाएगी। मगर जिस व्यक्ति जो जेल से पहले छूट गया, जिसके ऊपर आजीवन कारावास का क्या था, पहले ही उसको सजा मिला हुआ था, बेल पे आया, तो उसको तो मृत्युदंड हो सकता है। क्लियर? 8वां धारा देखते हैं दोस्तों, धारा 364A। ये कहता है फिरौती के लिए अपहरण। अगर आप किसी व्यक्ति को फिरौती के लिए अपहरण करते हो दोस्तों तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। क्लियर? 364A। अगला देखते हैं दोस्तों 9वां धारा 376A। ये कहता है रेप पीड़ित की मृत्यु या विकृतशील दशा में जो कौमा में चला गया है तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। मतलब आपने क्या किया दोस्तों, किसी भी लेडी के साथ रेप किया, ठीक है, और उस रेप किया आपने, मतलब उसके साथ बलात्कार किया, ठीक है, और बलात्कार करने के बाद क्या हुआ, उस
जो महिला थी बेचारी उसकी मृत्यु हो गई या वो कोमा में चली गई तो क्या मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। क्लियर। अगला देखते हैं दोस्तों धारा 10, ये है धारा 376A(b). क्या है दोस्तों, धारा 376A(b). ठीक है, A(b) का मतलब ये संशोधन हुआ है, ए का मतलब भी संशोधन हुआ है। हमने 376A देखा बलात्कार वाला, अब देखते हैं 376A(b). ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री से रेप। ठीक है, ठीक है, क्या कहता है, 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार अगर कोई करता है तो उसको यह जो धारा है इसके तहत क्या होगा, मृत्युदंड होगा। ठीक है, यह 2013 में जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है दोस्तों, 2013 में 376A में संशोधन किया गया और 376A(b) बना दिया गया। क्लियर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 11वां धारा, धारा 376। ठीक है, धारा 376, ये धारा 376D(b) ये कहता है 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ गैंग रेप अगर कोई करता है तो उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। स्त्री का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था जब मैं आईपीसी स्टार्ट किया था। स्त्री का मतलब महिला, चाहे वो महिला छोटी 1 दिन से लेकर, ठीक है, और 100 साल तक, जब तक वो जीवित है वो स्त्री ही है। ठीक है, उसको लॉ के हिसाब से स्त्री ही कहेंगे। क्लियर। तो अगर उसके साथ क्या होता है, गैंग रेप होता है तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। क्लियर। यह कब जोड़ा गया दोस्तों, यह 2018 में जोड़ा गया संशोधन करके। क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों 12वां धारा। ठीक है, यह धारा कौन सा है दोस्तों, 376E। कौन सा धारा है, 376E। एक बार रेप के दोषी सिद्ध हुआ और दोबारा रेप करने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले ही रेप के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और दोबारा वो फिर किसी के साथ ऐसा करता है तो उसको भी मृत्युदंड हो सकता है। अगला है दोस्तों 13वां धारा 396, डकैती डालते हुए हत्या। अगर कोई व्यक्ति डकैती डालने जाता है और किसी की हत्या कर देता है तो उसको भी क्या होगा दोस्तों, मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी में है दोस्तों मृत्युदंड से संबंधित वाद, जिसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है कि जो ये धारा जो मैंने इतना कराया है ये सब मृत्युदंड के बारे में है। अब दोस्तों देखते हैं कि मृत्युदंड से संबंधित वाद कौन सा था, मृत्युदंड से संबंधित केस कौन कौन से हैं उनको एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला केस है दोस्तों जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये 1973 का केस है। इसमें क्या हुआ, मृत्युदंड की संवैधानिकता पर क्या हुआ, प्रथम वाद था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस केस में मृत्युदंड देना संवैधानिक माना गया। क्लियर। दूसरा केस है दोस्तों राजेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सन 1979 का केस है दोस्तों। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड उन मामलों में दिया जाना चाहिए जहां समाज का अस्तित्व खतरे में हो। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों निर्भया कांड है ना, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार तो जनहित में समाप्त कर दिया जा सकता है। क्या है, जो आपको अनुच्छेद 21 दिया गया है कि जीवन का अधिकार है आपको, मगर ये भी समाप्त कर दिया जाएगा अगर आप जनहित को देखते हुए अगर आप ऐसा अपराध करते हैं जिससे समाज में क्या है दोस्तों, समाज के अस्तित्व खतरे में पड़ जाती है। अगला तीसरा केस है दोस्तों बेचन सिंह बनाम पंजाब राज, जिसे बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है किसके नाम से, बच्चन सिंह नाम से, मगर इनका नाम क्या था दोस्तों, बेचन सिंह, मगर लोग बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज कहते हैं। अब बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज कहो या बेचन सिंह बनाम पंजाब राज, कोई दिक्कत नहीं है। यह सन 1980 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नए शब्द जोड़ा कि जघन्य से जघन्य, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट अपराध में मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, गंभीर से गंभीर, दुर्लभ से दुर्लभ मामले में क्या होगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। किस केस में कहा गया दोस्तों, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980 के केस में। ठीक है, ठीक है, जैसे चरम क्रूरतापूर्वक हत्या, समझते हो ना, क्रूरतापूर्वक अगर किसी की हत्या कर दी गई तो इसको क्या कहेंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामला है। लोक सेवक की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई, ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। ठीक है, मतलब गंभीर से गंभीर अपराध है। आर्थिक लाभ के लिए हत्या कर देना, जैसे किराए के गुंडे लेकर और किसी की हत्या करवा देना, ये भी क्या है, दुर्लभ से दुर्लभ अपराध है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट अपराध है। क्लियर। अगला देखते हैं दोस्तों चौथा केस माछी सिंह बनाम
पंजाब राज्य 1983 का केस है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, बच्चन सिंह मामले में दुर्लभ से दुर्लभ, जघन्य से जघन्य जो अपराध की बात की गई थी उसको परिभाषित इस केस में किया गया अनुच्छेद, ठीक है, अच्छे से देखिए। उसमें तो सिर्फ बताया गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामले में दिया जाएगा मृत्युदंड, मगर बताया नहीं गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कैसे हम माने, कैसे माने कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामला है। तो इसको किस केस में बताया गया, 3 साल बाद केस आया माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसमें बताया गया। इसमें 6 प्रकार बताए गए कि ऐसा अगर किसी की हत्या होती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामला माना जाएगा। दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी का विस्तार किया गया। पहला था दोस्तों जीवित जलाकर मारना, किसी भी व्यक्ति महिला हो या पुरुष उसको जीवित जलाकर अगर मार दिया गया तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है, ठीक है, जघन्य से जघन्य अपराध है। टुकड़े टुकड़े कर देना शरीर को, ठीक है, ये भी क्या है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। किराए के गुंडे द्वारा हत्या करवा देना, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है दोस्तों। दहेज की हत्या, दहेज के लिए हत्या कर देना दुर्लभ से दुर्लभ अपराध है ना। हरिजन हत्या करना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। नरसंहार करना मतलब पूरे परिवार की हत्या कर देना, एक समुदाय को पूरे ही हत्या कर देना, ये क्या है दोस्तों, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है, ठीक है। और लास्ट जो है छठा, वो कहता है निरीह शिशु अथवा जन्य पीढ़ीय नेता या असहाय महिला की हत्या कर देना। निरीह मतलब शिशु जिसका कोई नहीं है, बच्चा है जो अपना बचाव नहीं कर सकता है, उसकी हत्या कर रहे हो, या जन पीढ़ीय कोई नेता है उनकी हत्या कर रहे हो, या असहाय महिला है जो विधवा है उनकी हत्या कर रहे हो, तो क्या होगा, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में माना जाएगा। क्लियर। आइए दोस्तों 5वां केस देखते हैं, रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973, ठीक है। इस केस में क्या हुआ दोस्तों, जज कृष्ण अय्यर, कौन, ये जो जस्टिस थे कृष्ण अय्यर, इन्होंने कहा मृत्युदंड को समाप्त करने का समर्थन किया। किन्होंने, जज कृष्ण अय्यर ने क्या किया, मृत्युदंड को समाप्त करने का समर्थन किया। कौन से केस में, रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 में इन्होंने समर्थन किया और बोला कि प्रत्येक महात्मा का अतीत, ठीक है, तथा प्रत्येक पापी का भविष्य होता है, तो उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। किन्होंने कहा था, ये कृष्ण अय्यर जी ने। चलिए अगला छठा केस आया दोस्तों, किशोरी बनाम दिल्ली राज्य 1999 का केस है दोस्तों। इस केस में मृत्युदंड के बारे में बोला गया, कहता है अपूर्व में अपूर्वतम, जघन्य से जघन्य में दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड जो है कब दिया जाना चाहिए, अपूर्ण से अपूर्णतम और जघन्य से जघन्य अपराध में दिया जाना चाहिए। इस केस में भी यही कहा गया, ठीक है। यह केस 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़के थे, उनमें संबंधित केस था। ये जो किशोरी बनाम दिल्ली राज्य है, ये उससे संबंधित केस था, ठीक है दोस्तों। अगला जो दोस्तों केस है 7वां केस, उसको कहता है शंकर कृष्ण राव खारे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 का केस है। शंकर कृष्ण राव खारे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे ज़्यादा चीज़ें तो मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, ठीक है। तो दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर बैठें और लिखते जाएं। आपको एक बार लेक्चर देखें, 2 बार देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस महाराष्ट्र राज्य वाले जो कृष्ण राव खारे बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में क्या कहा गया, इस केस में किन मामलों में मृत्युदंड दिया जाए, किन मामलों में मृत्युदंड नहीं दिया जाए, इसमें बात की गई। इसमें मृत्युदंड के लिए क्या किया गया, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला बनाया गया, ठीक है। गंभीर से गंभीर अपराध या नहीं, फिर इसका कंडीशन क्या था, तो मृत्युदंड करने का उनकी स्थिति क्या था, इसके बारे में 3 क्या हुआ, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला बनाया गया था। किस केस में, इस केस में। चलिए दोस्तों, मृत्युदंड के कार्यान्वयन में विलंब, जैसे क्या होता है, मृत्युदंड किसी को मिल गया और उनको बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता, ठीक है। अब मानो किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया, उनको 5 साल बाद अब मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो जुडिशरी का हाल ही ऐसा है दोस्तों कि हमारे यहाँ की बहुत मतलब टाइम लगता है एक फैसले पे। तो वो व्यक्ति तो हर रोज़ मर रहा है दोस्तों। अगर मानो मुझे ही मृत्युदंड दे दिया गया कोर्ट के द्वारा और मैं हर रोज़ मृत्युदंड की डर से मैं तड़प के मर रहा हूँ, हर एक रोज़ नया मौत मर रहा हूँ, है कि नहीं दोस्तों। तो इसके बारे में कुछ केस आए। पहला केस था दोस्तों टीवी, ठीक है, बथेश्वरनम बनाम तमिलनाडु राज्य 1983,
ठीक है। इस केस में अगर फांसी मृत्युदंड देने में 2 साल से अधिक का विलंब हो जाता है तो सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जा सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति 2 साल तक प्रतिदिन मेंटल हरासमेंट रहा है, मानसिक शोषण बहुत हुआ है, हर रोज एक नया मौत मरा है। क्लियर? किस केस में कहा गया? बतेश्वरनम बनाम तमिलनाडु राज्य 1983 में। क्लियर? दूसरा दोस्तों केस आया शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983। ठीक है, इसमें कहा गया दोस्तों, क्या कहा गया कि 2 वर्ष की समय सीमा हटा दी गई। ये जो 2 वर्ष की समय सीमा किसमें? तमिलनाडु राज्य वाले में दिया गया था, उसको इस केस में हटा दी गई, शेर सिंह वाले में। ठीक है, तथा त्रिवेदी बेन बनाम गुजरात राज्य। ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें और स्पष्ट किया गया कि फांसी में विलंब मृत्यु को आजीवन कारावास, ठीक है, सबको या हंस किसी को बदलने का आधार नहीं है। क्या कहा गया कि किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में बदलने का कोई भी आधार नहीं है। क्लियर? पहले शेर सिंह में तो हटा दिया गया। ठीक है, त्रिवेदी सिंह में क्या कहा दिया गया कि भाई इसका कोई आधार ही नहीं है, कम मतलब उसको आजीवन कारावास में बदलने का। चौथा केस आया शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014। इसमें सर दोस्तों 3 बातें कही गई। पहली, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की प्रक्रिया। दूसरी बात कही गई दया याचिका से संबंधित नियम। और तीसरी बात बताई गई फांसी का इंतजार कर रहे अपराधियों को हित संबंधित प्रक्रिया की बात इस केस में की गई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने देख लिया है मृत्युदंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो दोस्तों बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है, 36 मिनट का हो चुका है लेक्चर। तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं मृत्युदंड के बारे में। अब हम अगला लेक्चर में देखेंगे आजीवन कारावास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।